Good afternoon and welcome everyone to this editorial analysis class with me, Jatin Verma. So, one thing is I want to continue with the yesterday's editorial, the data privacy law thing. Second is the today's editorial is equally interesting, so we will continue with the today's one. The second aspect of data privacy I will deal with not today but on some other day. Definitely that will be covered, right? Now, coming back to minimum support price. In the offline classes or in the current affairs roundup course, I had covered this topic with some mains questions as well. We will be covering the same topic in the same manner. All right. So let's get started. Thanks to the perseverance, the writer says, thanks to the perseverance, resilience, commitment and sincerity of Samyukt Kisan Morcha, it is our own David and Goliath moment. तो वहाँ पे भी एक ऐसा स्ट्रगल वगैरह हुआ था, उनकी स्टोरी से एनालॉजी ड्रॉ कर रहा है राइटर यहाँ पे, ठीक है. राइटर का कहना है कि हमारे लिए भी संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रेजिलियंस दिखाया है सरकार के इसके खिलाफ, तो इनकी जीत हुई है ना. How this initial and significant victory will pan out and what impact it will have on the agricultural economics of India, not only on the agricultural policies but on how democracy and capital are entangled. Democracy and capital. ये राइटर पता है क्या कह रहा है, जो बात मैं तुम्हें हमेशा कहते रहता हूं. क्या कहते हैं हम, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे इसको, ठीक है. जो ये लाइन कही गई है, ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना जो विद्वान हो जाते हैं, जैसे राइटर हो गए, एडिटोरियल्स लिख रहे हैं ना, तो वो हमारी देसी भाषा की लैंग्वेज के चीज़ों को थोड़ा मेटाफोरिकल वे में ले जाते हैं ना, जो कि हमारे बिगिनर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है. ये पता क्या कहना चाह रहे हैं, जो हम काफ़ी टाइम से ये मॉडल समझते हुए आ रहे हैं अपना, masses for votes. थोड़ा ड्राइंग ऐसे ही है, ठीक है. बाबाज एंड गुंडाज भी लिख सकते हो, ठीक है. मासेस मतलब 15 लाख आएगा 15 लाख अकाउंट में आएगा, राइट. मासेस खुश हो जाते हैं. किसान यहां पे डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मासेस डेमोक्रेसी, ठीक है. ये दूसरी वाली क्या है, कैपिटोक्रेसी. कैपिटल क्रेसी या कैपिटोक्रेसी इसको कह सकते हो. ये वाली जो है कैपिटोक्रेसी क्या करती है, कैपिटल रूल्स दी रूस्ट. समझ रहे हो. अगर किसी नेता को नेता बनना है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में, इलेक्टोरल विक्ट्री के लिए 3 चीजें चाहिए. मासेस, क्योंकि वोट ये लोग डालते हैं. क्लासेस, क्योंकि वोट डलवाने के लिए नोटों का वादा जरूरी है और नोट ये देंगे अंबानी अदानी, और इन लोगों की नादानी के चलते भाइयों बहनों जीत जाएगा. बाबा की सपोर्ट बहुत जरूरी है. वो अलग बात है कि बाबा की सपोर्ट के बाद आफ्टर विनिंग यू कैन पुट द सेम बाबा, आसाराम बाबा, गुरमीत राम रहीम इन जेल, बट यू रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ दीज बाबाज. यू गेटिंग माई पॉइंट. जीतने के बाद सभी बाबा लोगों को बोलो देखो मैं दाढ़ी लंबी कर रहा हूं, सारे लोग चलो जेल में. लेकिन जीतने से पहले बाबा जी ढोक लगाना जरूरी है. मतलब समझ रहे हो ना. तो यू हैव टू कनेक्ट, राइट. अब देखो आसाराम जेल में, ठीक है, और अभी बचे 2 बाबा, एक योगी और दूसरा मोदी. उसके अलावा सब बाबा लोग छोटे हैं, जेल में बैठे हैं. गुरमीत राम रहीम, रामपाल भी थोड़ा देख लेना कौन है. फिर उसके बाद आसाराम. चलो करो थोड़ा आराम. समझ रहे हो. तो राम मंदिर हम बनवा लेंगे, बाबा लोगों का रोल भी हम ही निभा लेंगे. तुम सेलिब्रिटी नहीं हो, सबसे बड़े सेलिब्रिटी हम हैं, राइट. समझ में आया. सो masses are required for votes.
वोट लेने के लिए 15 लाख का वादा जरूरी है, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, दी सो कॉल्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इनको वापस लेना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? इन रिफॉर्म्स को वापस लेना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके। मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाउ मूविंग फर्दर, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो लाइन राइटर ने लिखी है ना यहां पे, दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। क्या लाइन लिखी है? हाउ दिस इनिशियल एंड सिग्निफिकेंट विक्ट्री ऑफ फार्मर्स विल पैन आउट एंड व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट नॉट ओनली ऑन द एग्रीकल्चरल पॉलिसीज बट ऑन हाउ डेमोक्रेसी एंड कैपिटल आर एंटैंगल्ड विल डिपेंड ऑन the direction the farmers movement takes from here on। farmers का ये movement इस मुकाम के बाद, इस विक्ट्री के बाद किस दिशा में जाएगा, उस पे काफी हद तक ये निर्भर करता है कि कैपिटलिज्म और एग्रीकल्चर जिस तरह से एंटैंगल्ड है। एंटैंगल्ड होता है जटिल हो जाना, मतलब गुंजला जाना, ठीक है। तो कैसे गुंजलाया हुआ है उसको समझना जरूरी है। एक तरफ कैपिटलिज्म, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, दूसरी तरफ फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। कैपिटलिज्म, कैपिटल क्लास तभी एग्रीकल्चर में पैसा लगाएगी जब उनको मुनाफा मिलेगा। उनका मुनाफा होगा तो एग्रीकल्चरिस्ट का, एक्चुअल फार्मर का, एक्चुअल टिलर ऑफ लैंड का नुकसान होगा। विन विन सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा सकती, राइट? The issue of minimum support price for key agricultural commodities has been a persistent sticking point in the negotiations between the government and the farmers, right? Movement के leaders have demanded legalization। Movement के जो leaders हैं उन्होंने कहा है कि MSP को legalize किया जाए, legislate किया जाए इस पे। समझ में आया? लेजिस्लेशन का मतलब क्या है मूवमेंट का? कि इस पे एक लॉ बनाओ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्ट। एज ऑफ नाउ देयर इज नो लॉ ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके। तो मूवमेंट लीडर दे आर डिमांडिंग दिस, इंक्रीज द सपोर्ट प्राइस एंड एक्सटेंड इट टू ऑल क्रॉप्स। दे आर डिमांडिंग दैट यू शुड नॉट बी हैविंग ओनली 24 क्रॉप्स। एज ऑफ नाउ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेस announces these prices only for 24 crops, right? Announces these prices only for 24 crops, but the farmers lobby, can we say it as a pressure group? Now write down an example for your syllabus, GS mains paper 2 GS mains paper 2, pressure groups. The role that the pressure groups can play in our democracy is well exhibited by the fact that farmers के इस protest के बाद, farmers के इतने pressure के बाद, सरकार को, उस लीडर को जो अपनी नहीं सुनता, ठीक है, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान नहीं है ये मोदी का ज्यादा उन पे सूट करता है, ठीक है। उस इंसान को भी झुकना पड़ गया, है ना। प्रेशर ग्रुप्स एंड देयर रोल इन डेमोक्रेसी इज वेल एग्जिबिटेड बाय द फैक्ट दैट even the government which did not roll back demonetization, even the government which did not roll back GST implementation date को पोस्टपोन करने की बात हो रही थी। The government which did not even postpone UPSC civil services exam, the government which did not give extra attempt to UPSC aspirants, जिद्दी सरकार, ठीक है। सनी देओल की जिद्दी मूवी से पीछे, मतलब उनको पीछे छोड़ दिया मोदी जी ने। इतनी जिद्दी सरकार को भी झुकना पड़ गया प्रेशर ग्रुप के सामने। Why pressure groups?
प्रेशर ग्रुप टैक्टिक्स तभी काम करते हैं जब नंबर होता है। तो फार्मर्स के इस रिफॉर्म को पीछे लेने की बात से हम ये काफी अच्छे से सीख सकते हैं। समझ में आया? द फैक्ट दैट गवर्नमेंट हैड टू स्टेप बैक the government had to step back ठीक है, समझ में आया? तो इस एडिटोरियल से हम क्या क्या चीजें डिड्यूस कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? आई एम नॉट ओनली गोइंग टू रीड दिस आर्टिकल, दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच यू कैन साइट इन योर नोट्स ऑन प्रेशर ग्रुप। क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर, while the issue of MSP relates primarily to cost effective pricing, issue of minimum support price relates primarily to cost effective pricing and is understandably the fulcrum on which agriculture should be assessed as an enterprise, as a business, as a means of livelihood. It may be important to go beyond it. ठीक है? माना, राइटर यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं, मान लिया कि इशू ऑफ एमएसपी रिलेट्स प्राइमरली टू कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग एंड इज अंडरस्टैंडेबली द फुलक्रम होता है पूरा चक्का घूम के आना, पूरा धरती का ब्रह्मांड का चक्कर लगा लेना। ठीक है? फुलक्रम ऑफ एग्रीकल्चर, फुलक्रम ऑन विच एग्रीकल्चर शुड बी असेस्ड। क्या एमएसपी ही एक ऐसा आधार है जिसके चलते पूरा एग्रीकल्चर 360 डिग्री राउंड एग्रीकल्चर का एमएसपी के राउंड घूमता है? नहीं, होना नहीं चाहिए ना, सिर्फ एमएसपी के ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट होना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड बी जस्ट वन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रिलेटेड डिस्कशन। We should talk about productivity, we should talk about expanding the irrigation network, we should talk about correct and scientific application of fertilizers, we should talk about drip irrigation, we should talk about water conservation, isn't it? राइटर का कहना है इट मे बी इंपॉर्टेंट टू गो बियॉन्ड एमएसपी। राइटर की शब्दावली, राइटर की फीलिंग समझो। राइटर ये कह रहा है कि बहुत अच्छी विक्ट्री की मूवमेंट है, किसान जीत गए, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के बीच का रिश्ता अब ये मूवमेंट तय करेगी। ये निर्भर करता है इस बात पे कि इसके बाद ये मूवमेंट सिर्फ एमएसपी पे हिप्पे फुर्रे हो जाएगा या फिर बाकी के मुद्दों को जो मैंने छोटा मोटा अभी डिस्कस किया, इरिगेशन वगैरह का नेटवर्क, क्या उन मुद्दों पे चीजें जाएंगी या नहीं। समझ में आया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? आई वांट ऑल ऑफ यू टू अप्रिशिएट इट, देन ओनली वी वुड बी मूविंग फर्दर। ठीक है, आगे चलते हैं। अबाउट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस at which government purchases crops from the farmers. It was announced by the government of India for the first time when we saw the Green Revolution 1966-67 for wheat in the wake of Green Revolution to save the farmers from depleting profits. Okay, to save the farmers from depleting profits. Since then, the MSP regime has been extended to many crops. MSP is announced for 23 crops, which includes oil seeds as well as cash crops. All right. अब कैलकुलेशन कैसे होती है? देखो, अभी हमने डेमोक्रेसी की बात करी थी ना, यहां पे जब जब चुनाव पास में होता है, जब जब इलेक्शंस पास में होते हैं तो तुम्हें क्या मिलता है? रिजर्वेशन।
दूसरा आर रिलीजन, या तो रॉयट्स हो सकते हैं, RIOTS रॉयट्स, या फिर मंदिर की अनाउंसमेंट आ सकती है रिलीजन, ठीक है, या फिर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन भी मिला था 2019 में ही मिला था, EWS वाला, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला। क्राइटेरिया ऐसा कि पूरा भारत उसमें रिजर्व कैटेगरी में आ जाएगा सिवाय मोदी जी के। नाउ रिजर्वेशन, राइट्स, रिलीजन, और बताओ रिवीजन ऑफ MSP, ठीक है, मैं जानबूझ के आर का एक्रोनिम करके फॉलो कर रहा हूं इसको। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को चुनाव से ठीक पहले रिवाइज किया गया था। ये गलती सिर्फ मोदी जी की नहीं है, वो तो वोट हंगरी है ही, कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया था, ठीक है। 2009 के चुनाव में, 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव में ये सारी रिजर्वेशन और ये सारे पॉलिटिक्स के तरीके खेले जाते हैं, ठीक है। एक बढ़िया तरीका है जो पूरे 5 साल खेला जाना चाहिए। क्या है वो तरीका? रिफॉर्म्स का तरीका, ठीक है। जो पहले 2.5 साल होते हैं ना डेमोक्रेसी के, वो हनीमून पीरियड होता है, सरकार उसमें जनता से पंगे लेती है, नॉन पॉपुलिस्ट मेजर्स को छेड़ती है सरकार। पॉपुलिज्म क्या होता है? आ जाओ नोट ले लो, ठीक है, नोट ले लो और वोट दे दो। ये होता है आखिरी के 1.5 साल में। जैसे अब 2024 आएगा, तुम देखोगे 2023 में, 2023-24 के चुनाव के बीच में जो पीरियड होगा ना, उस टाइम पे ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। रिजर्वेशन, राइट्स, रिलीजन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पहले 2.5 साल जो सरकार के होते हैं ना, उसमें सरकार पंगे लेती है। याद करो 2014, 2014, ठीक है, 15, 16, 2.5 साल के बीच बीच में क्या हुआ? तुम्हें 8 तारीख रात्रि 8 बजे झटका दिया गया। क्या? हजार के नोट बंद। 2017, ठीक है, जुलाई 2017 क्या लाया गया? GST। ये रिफॉर्म्स किए जाते हैं। रिफॉर्म्स आर पर से, पीपल डू नॉट लाइक रिफॉर्म्स, ठीक है। एज दे से इन इंग्लिश, नोबडी लाइक्स चेंज एक्सेप्ट द बेबी विद अ सॉइल्ड डायपर, ठीक है। जिस बच्चे का डायपर खराब हो गया है ना, बस उसे चाहिए बदलाव, कि बदलो इसको, अदरवाइज हम लोग बदलाव को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो 2018, 19, 20 इस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्री और ये सब, ठीक है। कर्जा माफी दी जाएगी। कब दी जाएगी? अनाउंस करी जाएगी चुनाव से ठीक पहले, ठीक है। रिडीमिंग दी डेट, कुछ ऐसा, मतलब डेट वेवर ला दिया जाएगा और ये सब। तो वापस आते हैं एडिटोरियल पे। आई एम टेलिंग यू द पैटर्न ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। अब 2018-19 के बजट में, यानी कि इलेक्शन से जस्ट 1 ईयर बिफोर, MSP को रिवाइज किया गया था, ठीक है। अब MSP को रिवाइज करने के लिए ना एक साइंटिफिक क्राइटेरिया है। There's a scientific criteria to revise minimum support price. And that criteria is, there's a scientific criteria to revise that thing. Criteria क्या है? सबसे पहले you have to, एक तो A2, you have to understand these 2-3 things. It covers, A2 क्या है? It covers all the paid out costs. जो भी फार्मर अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से निकाल के पे कर रहा है, उसको A2 में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और ये इलेक्शन वाला एस्पेक्ट हम इलेक्शन में उसमें लिख सकते हैं क्या? क्लियरली नहीं लिख सकते हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी टैसिट मैनर में लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ इलेक्शन से पहले या कुछ भी। यू कैन राइट इट इन दिस मैनर कि पॉपुलिस्ट मेजर्स शुड बी अवॉइडेड इन अ डेमोक्रेसी जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, ठीक है। इट कवर्स ऑल द पेड आउट कॉस्ट directly incurred by the farmer in cash and kind on seeds, fertilizers, pesticides. तो फार्मर का जो भी खर्चा हो रहा है ना, बिजली पे, पेस्टिसाइड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, अपनी जेब से जो भी खर्चा किसान का हो रहा है, उसको A2 में लिया जाता है, ठीक है। फिर A2 प्लस FL, ये थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें क्या है? फार्मर ने अपनी फैमिली के 4 लोगों को खेत में लगा रखा है, ठीक है। पप्पू तू क्या कर रहा है? चल आजा खेत जोत ले, राइट, हल जोत ले, ये सब। फिर उसके बाद राघव तुम क्या कर रहे हो? चलो तुम भी लग जाओ खेत में। वाइफ को बोला बहुत हो गया खाना बनाना, अब आ जाओ, चलो खेत में फसल काटते हैं, राइट।
तो उनकी भी सैलरी, जब उनको जो वेजेस मिलती, यदि वो किसी और के खेत में काम करते या यदि वो मनरेगा के अंडर फैमिली मेंबर्स काम करते तो उनको पैसे मिलते, उस पैसे को भी जब ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है FL, फैमिली लेबर। इट इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ A2, जैसे कि हायर्ड लेबर को जो पैसे दिए जाते हैं वो सारा कुछ A2 में आ गया। लेकिन इंप्यूटेड मतलब assumed value of family labor, unpaid family labor, कि अपने घर के बच्चे हैं तो उनको पहले A2 के तहत पैसे नहीं दिए जाते, लेकिन जब फार्मर को रिवॉर्ड करना होता है, रेम्यूनरेट करना होता है MSP के जरिए, अगर सरकार की इंटेंशन ठीक है तो सरकार इसमें फैमिली लेबर को दी जाती लेबर जो दी जाती उसको भी ऐड कर लेती है, तो थोड़ा और बड़ा फिगर हो गया। ठीक है, मान लो कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन और ये सीड्स खरीदने में जो पैसा है वो लगा 1100 रुपए, फैमिली लेबर के पैसे लगे 1700 रुपए, 700 रुपए। ठीक है, तो 1800 रुपीज हो गए ना, फैमिली को जो लेबर मिलती 1800 रुपीज। ठीक है, पर क्विंटल। यस, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एज वी कॉल इट। फिर अगर इसको और कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है, अब देखो अगर मैं किसान हूं तो मेरे पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? मेरे पास एक ऑप्शन है कि भाई मैं अपनी ज़मीन पे शॉपिंग मॉल बनवा देता हूँ, किराए पे दे देता हूँ ज़मीन, किसी को ठेके पे दे देता हूँ, या किसी स्कूल या किसी कॉलेज को बोलता हूँ कि 10 साल के लिए मेरे से ज़मीन ठेके पे ले लो। ठीक है, अब मेरी ज़मीन का ठेका जो मुझे मिलेगा ना, जो मुझे दूसरी पार्टी देगी, 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा। अगर उसकी कॉस्ट ऐड कर दें तो दिक्कत हो जाएगी। सरकार ने जो MSP अनाउंस किया ना, सरकार ने बोला ये जो दोनों कॉस्ट हैं A2 प्लस FL, इसका 1.5 आप ले लो। समझ में आया? इसका 1.5 ले लो। ये तो मैंने एज्यूम करा था, बट 1.5 मतलब 50% मार्जिन दे दिया। किसानों के संगठन का ये कहना है, MS स्वामीनाथन का ये कहना है, या नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का ये कहना है कि आप किसानों का हक उन्हें नहीं दे रहे हो क्योंकि आप C2 नहीं दे रहे हो। C2 इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट दैट फैक्टर्स इन द रेंटल कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, इंटरेस्ट फोरगॉन ऑन ओन्ड लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स। अब किसी किसान ने ट्रैक्टर ले रखा है, उसके पैसे भी C2 में आ जाते हैं, लेकिन सरकार ने यह बोला कि A2 प्लस FL का 5% 1.5 देंगे, C2 को लिया ही नहीं। ठीक है, इतनी सी बात को थोड़ा समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच, देन वील प्रोसीड फर्दर। रीड इट योरसेल्फ। So the next time if the question comes in prelims, you should be able to answer this. बच्चे C2 क्या है? C2 का मतलब ये है कि मान लो अगर मेरी ज़मीन मेरी थी नहीं, मैं किसान हूँ, मैंने किसी और की ज़मीन ठेके पे ली, अब मैं उसको 1.5 लाख रुपए महीना दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गई जब मैंने ज़मीन किराए पे ली, वो तो फिर भी A2 में आ जाएगी। ध्यान से सुनना, अब तुम लोगों ने छोड़ दो, सारा कुछ छोड़ दो, इधर फ़ोन वोन साइड पे रख देना, जो लोग फालतू के काम कर रहे हो साइड में, ध्यान से सुन लो। इधर देखो, फालतू के काम का मतलब समझते हो ना? जो लोग ऐप पे देख रहे हो वो ठीक है, सुनो। यहाँ पे हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसी में एक दिक्कत है,
जो किसान एक्चुअल टिलर ऑफ लैंड है वो शायद ज़मीन का मालिक नहीं है, इसलिए उसको और ज़्यादा नुकसान है। अगर वो ज़मीन ठेके पे लेके काम करता है, किसी और की ज़मीन किराए पे ले ली, ठीक है, तो वो बेचारे को काम, उसका दिक्कत है, उसके पैसे ही पूरे नहीं होंगे। पता है क्यों? क्योंकि C2 में रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड को जोड़ा नहीं जाता। मतलब C2 में जोड़ा जाता है, A2 में जोड़ा नहीं जाता, ठीक है। हालांकि इसमें लिखा है कि पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर इन कैश एंड इन काइंड, पेस्टिसाइड, हायर लेबर, लीज्ड इन लैंड। लीज्ड इन लैंड की वैल्यू इतनी मिनिमल लगाई जाती है, देने पड़ते हैं 50,000 रुपए, 1 बीघा जमीन के 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपए किराया है पंजाब की अगर बात करें, ठीक है। नदी के पास, नहर के पास है, कैनाल के पास है, तो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए हो गए, 70-80 हजार हो गए, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है कि जब अगर मेरी अपनी जमीन है, मैं वो जमीन किसी और को किराए पे दे दूं तो मैं फायदे में हूं, लेकिन अगर मैं किसान हूं, लेकिन अगर मैं अपनी जमीन पे खुद फसल बो रहा हूं, इफ आई एम टिलिंग माई ओन लैंड, आई वोंट गेट दी वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड while the MSP would be paid to me। MSP के फॉर्मूला में अपनी जमीन का जो किराया मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो यहां तक तो ठीक है, अपनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, मिल गई, ठीक है, फिर भी ठीक है। लेकिन अगर मैंने जमीन किसी से लोन लेके ली है, लोन लेके इंटरेस्ट दे रहा हूं, वो इंटरेस्ट तो ऐड होना चाहिए। A2 और FL में वो इंटरेस्ट ऐड नहीं होता। जब हम C2 लेते हैं ना, अगर सरकार किसानों को MSP देते टाइम C2 को संज्ञान में लेती, C2 को कॉग्नाइजेंस में लेती, तो किसान को वो इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो किराया मिल जाएगा जो उसको मिलता अगर वो अपनी जमीन किसी और किसान को किराए पे देता। हालांकि वो जमीन उसकी अपनी है, लेकिन वो जमीन उसने लोन पे ली है, तो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सरकार कहती है नहीं। दूसरा पार्ट C2 का, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, सरकार ने बोला अपना है, बोला यस, बोला किसान ने बोला अपना तो है, लेकिन लोन पे लिया है महिंद्रा कंपनी से, SBI से फाइनेंस कराया है, तो बोला कि कितना इंटरेस्ट आता है, 20,000 रुपये पर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है EMI के साथ। तो सरकार ने बोला वो सब हम नहीं देंगे, तुम्हारा अपना है, इसका मतलब बात खत्म। समझ में आया? तो वो किसान नुकसान में है पर ईयर। यस अब समझ में आया? यस चलो आगे चलें। ठीक है जी। अब व्हाट्स MSP? इट इज अ मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप। अच्छा, अब MSP के साथ ऐसी दिक्कत क्या थी मोदी जी को, मतलब कॉरपोरेट्स को? मोदी जी इज इक्वल टू कॉरपोरेट्स, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, मतलब तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो। अदानी कंपनी, पेप्सी कंपनी, ये एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एक बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस बनेगा, बन भी रहा है। अब इनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यूज टू सेट द बार वेरी हाई, ठीक है। अगर MSP नहीं है तो फार्मर से नेगोशिएट करना है। फार्मर को कितना प्राइस देना है? क्वांटिटी
प्राइस, ठीक है। तो बार्गेनिंग यहां से स्टार्ट होगी कि हम तुम्हें 100 रुपया देंगे, यहां पे 100 रुपये लिखा है, 0 फिर 100, ठीक है। लेकिन जब एमएसपी आ जाता है ना और फिर पेप्सी को आना पड़ता, तो पेप्सी की बार्गेनिंग यहां से स्टार्ट होती 1800 रुपए से। किसान पेप्सी को तभी बेचेगा ना क्योंकि 1800 तो सरकार ही पे कर रही है, पेप्सी को 1800 से कुछ ज्यादा देना पड़ता। लेकिन अब सरकार है ही नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मान लो विड्रॉ कर लिया, तब क्या होगा, बार्गेनिंग शुरू होगी कि हम तुम्हें 100 रुपए देंगे, ठीक। किसान बोलेगा नहीं 100 रुपए क्यों देंगे, बात ले दे के 900 या 1000 रुपए पे खत्म हो जाएगी, फार्मर को अपनी प्रोड्यूस 1000 रुपए में बेचनी पड़ेगी, राइट। फार्मर वुड हैव टू सेल हिज प्रोड्यूस फॉर 1000, 1200। इसीलिए ये कॉरपोरेट चाहते हैं कि सरकार पहले एमएसपी को अबॉलिश कर दे। एमएसपी नहीं रहेगा तो किसान की नादानी का फायदा उठाएगा अदानी या अंबानी, ठीक है ना। दूसरा जो एक लॉजिकल रीजन है, जो मैंने क्लासेस में भी समझाया है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला, ठीक है। ये एक इंसान है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, इसने मेहनत करी, ऊपर चढ़ा, एमएसपी और ये सब, ठीक है, मतलब गरीब किसान। अब यहां पे बीपीएल खत्म हो जाती है, यहां से शुरू हो जाता है एपीएल। एनीबडी हु इज अर्निंग मोर देन $1 इज अबव पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, क्लियर। ये पर्सन अबव है पॉवर्टी लाइन के। अब इसके लिए दिक्कत पता क्या होती है, जब तक ये बीपीएल के नीचे था तब तक तो इसको 10 किलो राशन, 20 किलो राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, मतलब समझ रहे, प्रधानमंत्री गरीबों पे करते हुए कल्याण, समझ रहे हो। सो व्हाट अ जोक। सो यहां पे इसके लिए फायदा है, लेकिन जैसे ये अबव पॉवर्टी लाइन हुआ ना, कुछ नहीं मिलेगा, पीला राशन कार्ड से नीला या हरा राशन कार्ड हो जाएगा, गरीबी के काफी सारे रंग, ठीक है। अब वो राशन कार्ड का कलर बदल गया तो इसको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। नाउ ही नीड्स टू फेंड फॉर हिमसेल्फ, ही वुड हैव टू फेंड फॉर हिज ओन ग्रेट सेल्फ, ठीक है। मतलब उसको अपनी पेट पूजा के लिए खुद बंदोबस्त करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए दिक्कत ये है, जब तक ये गरीब था तो इसके लिए एफसीआई के गोडाउन में राशन वाशन सरकार खरीद रही थी कि चलो कोई बात नहीं, गरीब है। अब ये गरीब इतना भी अमीर नहीं हो गया कि अपने लिए राशन खरीद लेगा। दिक्कत पता क्या हुई फिर, एक और दिक्कत ये है कि जैसे ये अबव पॉवर्टी लाइन गया है ना, इसको 32 रुपए वाला अनाज जो इसको मिलता, 32 रुपए किलो जो इसको व्हीट ग्रेन मिलता, वो इसके लिए 42 रुपए किलो हो जा रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि सरकार किसान को, यहां पे किसान नहीं है पिक्चर में, सरकार एक फार्मर को इंसेंटिवाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट कर दे रही है, ना चाहते हुए इन्फ्लेशन क्रिएट हो जा रही है। क्योंकि यहां पे 1800 रुपए अनाज का दाम हो गया, जो बढ़िया अनाज है वो 2000 रुपए हो गया, ठीक है, 1800 रुपए। अगर सरकार एमएसपी ना दे रही होती तो इस आदमी को ये अनाज 1500 रुपए मिल जाता, है ना, इसके बजट में रहता। मतलब ये तो ये है कि जो गरीब है उसको बोला जा रहा है कि तुम गरीब रहो। जैसे एक मम्मी को देखते हो ना, एक माँ होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, एक में हमारी कंट्री में डिफरेंस रहता है 2 भाइयों में, 1 या 1.5 या 2 साल का, ठीक है, बच्चा हो या बच्ची, लड़का हो या लड़की। तो तुम देखोगे बड़ा वाला जो बच्चा होता है वो हमेशा छोटा रहना चाहता है, क्योंकि जब तक वो छोटा प्रिटेंड कर रहा है मम्मी मेरी टांगें दुख गई, तब तक उसको गोदी में उठाया जाएगा, अगर मम्मी कहीं मार्केट चल रही है ना। 2 बच्चे, अब मम्मी के भी, अपना मदर के भी कंस्ट्रेंट्स हैं, दोनों बच्चों को तो नहीं उठा सकती, मम्मी थक जाएगी, है ना।
तो सरकार भी थक जाएगी, दोनों को तो नहीं उठा सकती, अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को। इसलिए बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब थोड़ा सा जो अबव पॉवर्टी लाइन है, जो 2 साल का हो गया है, उसको बोला जाता है बेटा तू खुद चल। वो बोलता है नहीं मैं छोटा हूं अभी, मेरे को, उसको गोदी में उठा रहे हो, मेरे को क्यों नहीं उठा रहे हो। अबव पॉवर्टी लाइन वाले के लिए भी कुछ ऐसी दिक्कत है, वो बड़ा तो है लेकिन वो रिलेटिवली बड़ा है, वो अपने आप में बड़ा नहीं है, वो अपनी गरीबी का बोझा ढोने के लिए अभी सक्षम नहीं है। ही इज नॉट एबल टू फेंड फॉर हिमसेल्फ इवन दो ही इज अबव पॉवर्टी लाइन। बट द थिंग इज, गवर्नमेंट के लिए दिक्कत ये हो जाती है कि इन लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है, पीपल हु आर अबव पॉवर्टी लाइन, एंड देयर शुड बी अ कैटेगरी हु आर जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन। अबव पॉवर्टी लाइन ये होना चाहिए, देखो $1 वाले बिलो पॉवर्टी लाइन, 1.5 वाले जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन, और $2 वाले अबव पॉवर्टी लाइन। कितनी भी इन्फ्लेशन हो जाए, महंगाई हो जाए, राशन के, पानी के, चाय के दाम में, वो अपने आप झेल लेगा, वो अपने आप मैनेज कर लेगा। इतना लेवल तो होना चाहिए ना। हमारी कंट्री में JAPL नहीं है, जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, फिर अबव पॉवर्टी लाइन है। जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन का मुद्दा यहां पे ये है कि जब कोई बिल्कुल गरीब है तो उसे 20 किलो राशन मिल रहा है, जब कोई निहायती गरीब है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जब कोई जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन है उसे 10 किलो तो फ्री मिलना चाहिए, या ₹1, ₹2, ₹3 पे मिलना चाहिए, है ना ये सिस्टम, है ना। लेकिन ये सिस्टम सही मायने में लागू नहीं होता। गॉट इट? इसीलिए सरकार इन गरीबों का नाम लगा के इन अमीरों को फायदा देने की बात करती है। मतलब समझ में आया? बोला, सरकार ने एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया दैट डिक्लेयरिंग द MSP creates artificial inflation in the economy, which is harmful for people who are just above poverty line. Got it? Yes, Rakhi, you are right. All right. ठीक है, तो अब बाकी सारी चीजें जो हैं, these are quite simple. You guys can deal with them yourself. Benefits of MSP for farmers. It's a safety net. It gives them the cushion. मैं जो PPT पे लिखा है वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने समझाया है वो इतने अच्छे से समझा दिया कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। कल कोई भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स होंगे उसको समझेंगे, लेकिन मैं जाते जाते इसको कंक्लूड करने से पहले एक और डायमेंशन कवर करेंगे फटाफट से। देखो, MSP एडवांस में डिक्लेयर होता है, ठीक है। इसका एक और वेरिएंट लाया गया, भावांतर भुगतान योजना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। Then how
अबव पॉवर्टी लाइन बच्चे, अबव पॉवर्टी लाइन जस्ट अबव पॉवर्टी के नीचे ही बना दी ना, जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन तो बनाई ही नहीं हमारी कंट्री में, समझ रहे हो। अबव पॉवर्टी लाइन वाला मतलब ये है कि जब तक आपके पास साइकिल है तब तक आप गरीब हो, लेकिन हिम्मत करके, मेहनत करके, लोन लेके, जुगाड़ करके अगर आपने स्कूटर ले लिया तो आप अमीर हो। अब तेल का दाम बढ़ा, गरीबी ने कमर तोड़ दी, है ना, चूल्हा बंद हो गया, स्कूटर भी बंद हो गया, लेकिन सरकार के हिसाब से आप अमीर हो। समझ में आया। तो सिमिलरली जब आप $1 से ज़्यादा कमाने लग जाते हो तो आप अमीर हो, लेकिन ये समझ में नहीं आता, एकदम से रूड शॉक लगता है पॉवर्टी, इन्फ्लेशन का। एक आदमी जो जस्ट उठा है उसको बोला जाता है कि बेटा अब राशन के लिए पे करो, कि तुम्हें अब अनाज खुद खरीदना होगा। जब वो दुकान पे जाता है तो वो ये देखता है जो ₹2 किलो राशन मिल रहा था वो उसको 32 रुपए में मिलेगा। अगर इस 32 रुपए वाले राशन कार्ड में से एमएसपी के इम्पैक्ट को निकाल दिया जाए तो ये 22 रुपए हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, अगर हम नेचुरल लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को लगाएं। क्लियर। ठीक है। Clear to everyone? So these issues are there now. सेव। अब यहां पे क्या हो रहा है, सरकार ये कह रही है कि ये वाला सिस्टम हटा के ना हम एक काम करते हैं, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम ले आते हैं। जस्ट अ मिनट। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम में क्या होगा, फार्मर को 1800 रुपए इनिशियली डिक्लेयर कर देते हैं तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। हो सकता है कि वो फूड ग्रेन्स का प्राइस 1800 ना होता, ठीक है। अब सरकार ये कह रही है कि हम तुम्हें 1800 ना देके पहले 500 रुपए रिजर्व प्राइस डिक्लेयर कर देंगे और फिर मार्केट फोर्सेस के हिसाब से देखेंगे कि वीट का प्राइस, मान लो अगर वीट के एमएसपी की बात हो रही है कि वीट का एवरेज प्राइस कितना है, ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं, और अगर इस एवरेज को निकालने के बाद सरकार प्रोक्योरमेंट सीजन, खरीदारी का सीजन खत्म होने के बाद अगर सरकार सारी ट्रांजैक्शंस की एवरेज करेगी और प्राइस निकलेगा 1200 रुपए, तो सरकार 700 रुपए किसान को 700 रुपीज और दे देगी। इसीलिए इसको कहा गया प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। गॉट इट? Is that clear to everyone?
ठीक है, तो ये मैंने 2 वेरिएंट शुरू कर दिए, लेकिन प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट में दिक्कत ये होने लगी कि जो लॉबी है ना, आड़तिया, कमीशन एजेंट्स, उन्होंने जानबूझ के एवरेज प्राइस लो शो करना शुरू कर दिया। जानबूझ के एवरेज खरीदते थे 1500 पे, पर्ची काट के देते थे 1200 की। सरकार जब बाद में इसको, मध्य प्रदेश में इसका पायलट रन किया गया था, टेस्ट रन किया गया था, कुछ जिलों में इसको लगाया गया, 70 जिलों में, 70 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। वहां से जो एवरेज, वहां पे जो असेसमेंट करी गई कि ये सिस्टम इंडिया में काम कर सकता है कि नहीं, वहां पे ये देखा कि फार्मर को गुमराह किया जा रहा था कि तुम अगर पूरा बिल मांगोगे तो तुम्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए तुम 1500 रुपए में अपनी क्रॉप बेच दो, लेकिन हम तुम्हें बिल या रसीद 1200 की देंगे। अब जब इन सभी रसीदों का टोटल करा जाएगा 1200 वाली, तो एवरेज प्राइस निकलेगा 1200। किसान को बाद में पता लगा कि उसको सरकार भी कम पैसे देगी। क्यों? क्योंकि उसने 1200 में बेची थी, बाकी किसानों ने 1200 में बेची थी। तो समझ में आया? अब सरकार ने इस आर्ग्यूमेंट को अपनी फेवर में यूज करने के लिए ये बोला कि एमएसपी which is declared before the cropping season is artificially jacking up the inflation। सरकार को आर्गुमेंट मिल गया कि देखो 1200 क्रॉप आ रहा है, किसानों को 1800 देना पड़ रहा है, किसानों को हमें 1800 देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये 1800 और 1200 का जो डिफरेंस है ये इन्फ्लेशन कॉज कर रहा है। समझ में आया? इसीलिए सरकार ने बोला कि ये प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट है, लेकिन किसानों ने बोला कि नहीं, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें सरकार एमएसपी रिड्यूस करती हुई नजर आ रही है, जो कि सरकार के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए सुइसाइडल है। कोई भी सरकार यदि ऐसा करेगी तो वो हार जाएगी, है ना? क्लियर? ठीक है एवरीबॉडी? सो इसलिए सरकार ने प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया। अब बेनिफिट्स ऑफ एमएसपी यहां पे लिखे हैं। वी हैव सीन वन क्वेश्चन ऑल्सो, प्लीज राइट डाउन अ क्वेश्चन। Those of you who are not there in the current affairs roundup, you can join it, you can take benefit of that also, because these topics I am covering in a very detailed manner in the current affairs roundup also. Now, give a detailed analysis of problems and challenges associated with minimum support price system in India. ये नवंबर तक थोड़ा पॉल्यूशन का प्रॉब्लम रहता है, अक्टूबर नवंबर, उसके बाद में इट विल रिसीड। ओके, गिव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड challenges associated with MSP in India. Give a detailed analysis of problems and challenges associated with minimum support price in India. Clear?
वो पिछली क्लास का कारा वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ राइटिंग में. क्लियर नहीं हुआ मतलब send a message to me Daya on Telegram ID Jatin Verma, Jatin 0509, Jatin Verma नहीं 0509. Okay, I'll try to answer your query over there. All right. So आज की क्लास में इतना ही. See you at 5. See you at 5 for polity and current affairs class will also be there. Harsh. Okay. Alright guys, so please read these points yourself. Please read these points yourself, okay? Alright, thank you everyone. मैंने 2-3 चीजें एक्स्ट्रा समझाई हैं. These points are self-explanatory in reason. In self-explanatory when you would read them, you would definitely be able to make sense out of them. If there would be any doubts, I would be happy to help you. Each and every class that is scheduled for the day will be there. Economy class जो पुराने वाली चल रही है वो आज होगी. नए वाली क्लास alternate day basis पे है. पुराने वाली क्लास भी alternate day basis पे है. Bhumika and Lalit, I think you guys are there in the new class. Polity students eligible for economy class. ये सारी चीज़ें टीम से एक बार चेक करो. मेरे हिसाब से तो नहीं होगा. आप क्या पूछना चाह रहे हो राखी, एक बार चेक कर लेना प्लीज़. जस्ट कॉल द हेल्पलाइन नंबर, दे वुड बी ठीक है एबल टू असिस्ट यू. यस गुलशन, व्हाट्स योर क्वेरी? Please tell, will we get top-up material for all subjects? We have prepared a material, something called as top-up material for GS paper 2. So eventually you will be getting the material for paper 2, paper 3. The ones who are enrolled in the GS batch or polity batch respectively, they will get the material for their paper, their course. Course specific material will be provided. If you are asking for general studies batch, the answer is yes, you will get the top-up material for every subject in the print format, okay, or soft copy format. Thank you. ऑनलाइन वालों को सॉफ्ट कॉपी में रहेगा, ऑफलाइन वालों को हार्ड कॉपी में. डन. थैंक यू एवरीवन.